वेलकम वासु जी आज के शो के लिए। और आज हम देश में पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 की वजह से जो हालात हुए और गवर्नमेंट, राज्य सरकार के जो प्रशासन, उन्होंने बार-बार कुछ नए-नए नियम निकाले हैं, जैसे कि वैक्सीन लगवाओ या फिर आपको मॉल में एंट्री नहीं होगा या आप लोकल रेलवे से ट्रैवल नहीं कर सकते हो। अभी यंग बच्चों को वैक्सीन देना शुरू किया है, तब से कॉलेज वालों ने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन्होंने बच्चों के लिए मैंडेट जारी किया है कि वैक्सीन के बगैर आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते हो, आपको कॉलेज में आना है तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा। सिमिलरली महाराष्ट्र के कुछ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पेट्रोल लेना है तो आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। राशन लेना है तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो ये सारे जो आजकल इस तरह के जो नए-नए नियम आ रहे हैं, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि केंद्र सरकार ने एफिडेविट फाइल करके कहा है कि हमने अभी तक उसको मैंडेटरी नहीं किया है। वैक्सीन लगवाना या नहीं लगवाना ये हर किसी का निजी विषय है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। और एक कागज़ के ऊपर होने के बावजूद भी हमने देखा है कि एम्प्लॉयर लोग, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट के, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को एक डिक्टेट दिया है, मैंडेट दिया है कि आपको ऑफिस में आना है तो वैक्सीन लगवा कर आना चाहिए। ये एक तरीके से फोर्सिबल वैक्सीनेशन कहा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार कहती तो है एफिडेविट के ऊपर कि ये मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन ज़मीनी हालात के ऊपर वो फोर्सिबल ही दिखाई देता है। तो दूसरा एक बात इसके साथ मास्क पहनना भी बहुत उन्होंने मैंडेटरी किया है। हालाँकि मास्क पहनना या नहीं पहनना इसके ऊपर आईसीएमआर के जो गाइडलाइंस थे, ये भी बहुत सीधे-साधे थे कि मास्क कब पहनना चाहिए या कब नहीं पहनना चाहिए। लेकिन ये आईसीएमआर के जो गाइडलाइंस है, इसको भी जो है ज़मीनी लेवल पे दरकिनार किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने तो पर्टिकुलरली बॉम्बे में बीएमसी ने जो करोड़ों रुपए जमा किया है फाइन के नाम के ऊपर मास्क के लिए। जगह-जगह पर मार्शल बीएमसी के दिखाई देते हैं और मिड डे न्यूज़पेपर ने कई बार उसका स्टिंग ऑपरेशन करके उसको एक्सपोज़ भी किया है। तो इस सिलसिला में वासु जी, मुझे ये बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है वैक्सीन को लेके? वैक्सीन, देखिए आपने जो बताया, मतलब पार्लियामेंट में जो हेल्थ मिनिस्टर की जो मतलब जो उसकी जो बात है, उसके हिसाब से वैक्सीन इज नॉट मैंडेटरी, वैक्सीन इज वॉलंटरी। यस, यस। अभी तो इवन सुप्रीम कोर्ट में भी मास्क उन्होंने भी एफिडेविट पहनना दिया है। जरूरी नहीं है 100%। हाँ, अभी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तक एफिडेविट दिया है कि हमने अभी तक वैक्सीन को जो है मैंडेटरी नहीं किया है। बराबर बोला है साहब, वैक्सीन को मैंडेटरी नहीं किया है, ये बात ऑलरेडी, जो बात पार्लियामेंट में एक बार बोला जाता है तो दैट इज ऑल्सो एज गुड एज एफिडेविट in the court also. Yes. So whatever they have affidavit filed in the Supreme Court, that too also prior to that they have already agreed in the Parliament. Because whatever any parliamentarian or basically the cabinet health minister has given a speech in the Parliament, so that became also the authentic and obviously on oath. Yes, yes. Because he is becoming minister on the basis of the constitutional law. Yes, correct. तो उसकी बात को भी वही लगता है जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है, नंबर 1। नंबर 2, जो मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम नाइदर आई एम ए डॉक्टर नॉट ए लॉयर, बट बीइंग ए कॉमन सिटीजन,
Yes. मैं इतना बोल सकता हूँ, देखिए आज इतना दिन से जब से ये वायरस की पर इतनी बातचीत हो रहा है, Mhm. we are talking about vaccine, we are talking about sanitization, we are talking about mask, Hmm. but nobody is talking about the health and nutrition, Correct, correct. which is the most important part of the COVID. Yes, yes. कल मैं एक ये सुन रहा था, Mhm. तो उसमें ये बात डॉक्टर लोग ही बोला बताया, Mhm. दिस वन ऑफ द डॉक्टर Hmm. की categorically said that we are talking about the remdesivir, hydroxychloroquine, steroid, even huge costly steroid, Mhm. but we are not talking about the nutrition. Yes. We are not talking about, because the nutrition is the major thing for this COVID or whatever, because COVID is nothing but influenza and the pneumonia. Yes. Influenza and pneumonia is the same thing. If it is happened to you and me, then also cause death. Okay. तो इसकी ये कोई नया नया चीज नहीं है, वो बहुत पुराना चीज है। Mhm. एंड डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने जिस बात को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है कि Mhm. इवन हु इज द पायोनियर ऑफ Mhm. दिस पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर द पैरासिटामोल एंड पैरासाइट, Mhm. that he said categorically that every medicine is nothing but a poison. Yes. Only thing is it works when it depends on the dose. Correct, correct. But in case of COVID, Yeah. because of the open economy and the open market economy, Mhm. so all the hospitals, Mhm. basically private hospital, government hospital, including the doctors and the drug, Hmm. all are become a mafia, Yes. and they earn huge crores and crores of rupees Yes. by way of hospitalization and a huge expenditure from the common man, Yes. and giving the steroid, which is now yesterday ICMR is cancelled and stating categorically this steroid is not only harmful, this Yes. will actually this was the one of the reason for causes death in the second wave of the COVID vaccine, that is in 2021. Yes. So it is all these things in the worldwide, not only India. India is also, because India is such a corrupt country, Hmm. and as and when there is a huge means there is a huge Calamity. possibilities Yes. Yes. of earning money Yes. Yes. by way of any easy method, then they adapt this method. Hmm. Whether in the name of vaccine, whether in the name of mask, whether in the name of hospitalization. Major thing, Panchal Saab, I believe Yeah. that not only the vaccination, Yes. vaccination is one of the way, but the other way that the people, these people are taking money from the common man Yes. in the hospital, particularly private hospital. It's a huge, and the which steroid they have used, that steroid cause even also death. In despite spending a lot of money, means even also 30, 40, 50 lakhs of rupees, Hmm. वो लोगों को मिला नहीं है, लोगों को कुछ अच्छा मिला नहीं है. Yes. So Yes. that is the now ICMF yesterday they have declared the steroid is stopped. Uh-huh. Steroid cannot be given. Uh-huh. So now see, this is interesting that last year also, I think WHO officially declared that remdesivir is not medicine against the COVID-19. But despite that, the remdesivir injections were being given to the patients of COVID-19 in India, without understanding the side effects thereof. And even just take the case of steroid. Now, after 2 years almost, now it is coming out that steroid is not to be given. But we have seen the patients who have gone to hospitals were given steroids and remdesivir, and the same resulted into the death of many people, which is serious. And in fact, the recently one news came out that Pfizer and Moderna, they have earned around $1,000
within a week by selling the vaccine. मतलब एक हफ्ता में ये कंपनी ने $80,000 अमेरिकन डॉलर्स, यूएसए के जो डॉलर्स थे, इतना पैसा उन्होंने एक हफ्ते में वैक्सीन को बेच करके। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वैक्सीन जब से आई है तब से कितना सारा इन्होंने पैसा कमाया होगा। और इसीलिए जगह जगह पर पूरे वर्ल्ड में जो है वैक्सीन को कंपलसरी करना, और गवर्नमेंट सरकारें इसमें कितना शामिल है वैक्सीन को कंपलसरी करवाने में। ऑफिशियली पेपर के ऊपर तो कहते हैं कि हमने मैंडेटरी नहीं बनाया, लेकिन जमीनी हालात के ऊपर उसको है। ये हमने देखा है बॉम्बे में आज भी लग रहा है कि आपको लोकल ट्रेन से अगर ट्रैवल करना है तो आपके पास में फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये हालात जमीनी हालात है। तो घर घर दस्तक में उन्होंने स्कीम लाया है कि ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को, जैसे कि झड़पी होते हैं, अलग अलग लोकल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, उनको कॉलोनीज में, गलियों में भेज करके एवरी डोर टू डोर जाकर पूछताछ करवा रहे हैं कि आपने वैक्सीन लगवाया या नहीं लगवाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी लेटेस्ट एफिडेविट फाइल किया है, ये तक कर डाला है कि हमने वैक्सीन को मैंडेटरी किया नहीं, इसके साथ साथ में हमने ये तक मैंडेटरी नहीं किया कि आप किसी को अपना वैक्सीन स्टेटस बताए। यानी कि जो मेरा राइट जो अधिकार है, नो ऑफिसर ask me to prove or to show my certificate of vaccine। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार खुद कहती है कि हमने ऐसा किसी को अधिकार नहीं दिया है कि वो आपको आके पूछे कि आपने वैक्सीन लगवाया नहीं लगवाया, अगर लगवाया तो हमें आपका सर्टिफिकेट दिखाओ। ये कानूनन पॉसिबल नहीं, बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ प्राइवेसी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हालत क्या है कि घर घर जाके हम दस्तक देंगे, पूछेंगे लोगों को आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है। तो ये वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ पैराडॉक्सिकल सोसाइटी एज ऑफ नाउ। सिमिलरली बॉम्बे में, बॉम्बे की जो महानगर पालिका है, उन्होंने करोड़ों रुपए लोगों से फाइन लेकर के इकट्ठा किए, इन्होंने मास्क नहीं लगाया। अभी मैं आपको बताऊं, एज अ लॉयर I have been practicing law since last 16 years, 15 to 16 years, and that too in the High Court. So I understand the basics of the law. देखिए, फाइन वसूल करना, एक फाइन वसूलना यानी कि एक पेनल्टी होता है, दिस इज अ पनिशमेंट। और पनिशमेंट जब किसी को इम्पोज करना है, कानून में, हमारे संविधान में उसका एक प्रावधान है कि आपको पेनल्टी किसी को देना है तो आप उस काम के लिए, जिस एक्ट के लिए पेनल्टी देना है, उस एक्ट को कानून आपको पहले ऑफेंस डिफाइन करना होता है। मतलब लीगल टर्म्स में कहा जाए तो convicted of an act unless that act is defined and declared as an offense by the law। तो कानूनन पहले कानून कौन बनाता है, ये कानून कौन बनाना चाहिए, ये कानून पार्लियामेंट बनाना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, जैसे महाराष्ट्र में विधिमंडल, दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर जो कानून बनता है जस्ट लाइक पार्लियामेंट, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर है, वहाँ पे सेम महाराष्ट्र में ये दो है। तो ऐसी जगह पे कानून जब बनता है तो कानूनन डिफाइन किया जाता है कि यूज ऑफ मास्क शैल बी मैंडेटरी इन द पब्लिक प्लेसेस एंड anybody fails to use the mask that shall be punishable with penalty और so and so imprisonment। ऐसा कानून बनाने के बाद में ही आप पेनल्टी के तौर पर फाइन वसूल कर सकते हैं। दूसरा बात, इसको कानूनन ऑफेंस डिक्लेयर किया, उसके बाद में उस अभी जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है सीआरपीसी हमारे कंट्री में है कि कोई ऑफेंस अगर किसी के हाथ से होता है तो आप उसको जगह पर सजा नहीं दे सकते हो, आप उसके खिलाफ में कोर्ट में चार्जशीट दायर करना पड़ता है। पहले एफआईआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एनसी होती है, उसमें इशू प्रोसेस होता है, फिर ट्रायल चलता है। ट्रायल में आपको वो उसके खिलाफ में उसका जो गुनाह है उसको सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने के बाद में कोर्ट जो है उसको बोलती है कि मेरे सामने जो एविडेंस किया गया है उसके आधार के ऊपर मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आदमी ने, इस आरोपी ने वो गुनाह किया है। उसके बाद में जो है कोर्ट उसको पनिशमेंट देता है, क्योंकि
फाइन हो सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। ये सब बेसिक सब कानून है। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है कि आप अगर मार्च करेंगे तो कोई एक मार्शल आएगा जो शायद 10 पास भी नहीं है, वो बंदा जज बन रहा है, वो बंदा पुलिस बन रहा है। तो दीज थिंग्स आर हैपनिंग and it is very sorry state of affairs that the people who are supposed to uphold the rule of law are also silent spectator. This is very surprising to me. अभी हम लोग इतना जान तोड़कर अभियान तोड़कर बातें सब खुलकर बता रहे हैं, लेकिन इसका जमीनी लेवल पर तो असर है। जो आदमी दिन में 100-200 कमाता है और गलती से उसने मार्क्स अगर नहीं किया तो मार्शल आपका फोटो निकाल लेता है और आपके पास में आके 200-500 रुपया आते, ये सब चल रहा है। I don't know where we are going to stop and as to no, अगर इसमें जुडिशरी का जो रोल है, जुडिशरी could do better. In fact, judiciary is supposed to maintain the rule of law because it is the guardian, it is the custodian of the rule of law. तो इसमें बहुत सारे पिटिशंस भी अब आ रहे हैं, लोग भी इन बातों को लेके कोर्ट में आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि इसमें जुडिशरी इसमें अपना रोल किस तरह से अदा करती है। तो ये बात है बस। अभी देखिए आज ही एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें ऐसा सामने आया है कि पिछले 2 साल में यानी कि कोविड आया था, कम से कम 16 करोड़ इंडियन है वो पुअर हो गए। they came below the poverty line, मतलब जॉबलेस बोलिए, बिलो पॉवर्टी बोलिए, दरिद्री दिशा में चले गए। ये एक नहीं बल्कि 16 करोड़। तो ऐसे हालात में सरकार जो है वो रोजगार मुहैया नहीं कराती है, सरकार जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कराती। बिजनेस से जो बिजनेस उनको कोविड की वजह से बोलिए या फिर जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, जो हमारी इकोनॉमी जो है उसकी वजह से ये हालात अच्छे नहीं है। तो ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका कुछ असर होगा क्या, कुछ बदलेगा? एंड व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन, प्रोबेबल सॉल्यूशन रिगार्डिंग व्हाट सर? ये जो देश में जो इकोनॉमी का हाल हुआ है और अभी नया रिपोर्ट में 16 करोड़ लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड पैंडेमिक एक्सेट्रा। आने वाले दिनों में अभी फिलहाल तो हम लॉकडाउन लाइक सिचुएशन में, although there is no complete lockdown but still everything is 50% staff offices are going on. आपको क्या लगता है इसमें फ्यूचर क्या होगा? देखिए बिमला साहब, आज जो सरकार की जो आंकड़ा है वो 9% इज अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, सरकारी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैटिस्टिक्स है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज 9%। एक्चुअली सर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के सिवा भी और एक एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज कॉल्ड डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट मीन्स अगर लोगों की क्वालिफिकेशन पीएचडी है लेकिन काम करता है पियोन की, तो आप अगर देखेंगे इवन 2014 के बाद शायद इंडिया में कोई भी कॉलेज में फुल टाइम लेक्चरर, फुल टाइम प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इसकी रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है। yes, yes. मोस्ट ऑफ द स्टेट मतलब टेट होता है, मतलब टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट बराबर हुआ नहीं है। तो जो क्वालिफाइड लोग हैं उसको नौकरी अभी नहीं है। तो ये जो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है दैट बिकम्स बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि आज है, कल अगर जाके देखेगा कि कल नहीं है उसकी। तो इसी हालात में ये 9% नहीं है। एक्चुअली अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जो होता है दैट इज नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन अभी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इज अनएम्प्लॉयड बेसिकली। आज एम्प्लॉयमेंट है, कल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और जिसको एम्प्लॉयमेंट है दैट इज ऑल्सो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। एमफिल, पीएचडी इंजीनियर, दे आर डूइंग पियोन जॉब। Yes, yes.
डोम की जॉब करता है, ऐसी हालात इंडिया में है। तो इसी हालात को देखते हुए सबसे बड़ी जो बात है, अभी देश की जो नौजवान है उसके सामने जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर अभी वो सोचता नहीं है, जो फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर। वो सोचता है अभी जो मिल रहा है वही ज्यादा है, उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो नाउ आई थिंक दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस मिस्टर बुकनिन who has written one book God and the State। यस यस उसके ऊपर भी कार्ल मार्क्स ने और भी थोड़ा इलस्ट्रेट किया है। तो उसने भी बताया कि once upon a time when the God and the state will be sponsored the God, and that particular point of time the corporate, the owners will be united and laborers will be divided। now the people of laborers are divided, and that is the reason आप जो बोल रहे हैं कि सरकार की ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लेकिन सरकार की जरूरत नहीं है। एक छोटे आदमी भी बोल सकता है कल से आप वैक्सीन लेके नहीं आएगा तो आपको सैलरी नहीं देगा। दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी, दे डोंट, तो अथॉरिटी की जरूरत अभी नहीं है। लोग इतनी डरे हुए हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड दी प्राइस हाइक कि लोगों को कुछ भी काम बोलेगा, कुछ भी लाके लेके आने के लिए बोलेगा, तो पीपल इज रेडी टू डू ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस इवन इट इज नॉट परमिसेबल अंडर द लॉ। और सबसे बड़ी बात आपको मैं एक बताता हूँ, लास्ट जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है उसमें 43% जो है, 43% ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा इज नॉट ओनली करप्ट, दे आर क्रिमिनल। एंड उसके खिलाफ चार्जेस है 3, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, इसकी चार्जेस भी है। तो इस तरह के लोगों को हम लोग भेज के हम लोग सोचेंगे कि देश में कानून, मतलब लॉ मेकर जो है वो लॉ बनाएंगे, और लॉ को अगर इंटरप्रेट भी गलत तरीके से हो रहा है तो ये लोग देखेंगे। ये सोचना शायद हम लोग के लिए गलत हो जाएगा। तो आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा ये होना चाहिए, एक क्रिमिनल लोगों को कम से कम पार्लियामेंट में नहीं भेजना चाहिए, और नौजवान है जिसकी नौकरी नहीं है, जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में आता है, दे शुड बी यूनाइटेड एंड देन ओनली these people should remove all kind of this, not only I am talking about the BJP, even though all the criminals, जिसकी पार्टी में criminals है, they should be thrown out by them। then only ये कंट्री में थोड़ा बहुत कुछ सुविधा आ सकता है। आपने बहुत सही कहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट है कि जो पार्टी में भी क्रिमिनल है, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी इटसेल्फ, क्रिमिनल को जो अपना पार्टी से टिकट देगा उस क्रिमिनल को जनता ने सिरे से ना करना चाहिए, तभी इस देश का कुछ हो सकता है। अदरवाइज क्रिमिनल लोग पार्लियामेंट में या फिर लॉ मेकिंग बॉडी में जाकर बैठेंगे तो देश का हाल जो है वो देश को नहीं होगा। ये हम हमारा वर्तमान ही प्रॉब्लम में है, बिकॉज एग्जिस्टिंग जो पार्लियामेंट है उसमें कम से कम 150 के आसपास लोग है, एमपीज है, जो किसी ना किसी अक्यूज्ड है। अक्यूज ऐसे मामले की भी है कि जहाँ उसमें रेप या बलात्कार इस तरह के भी एक्यूजेशन है। तो आपने बहुत सही फरमाया, लोगों को अपना फ्यूचर बनाना है, एब्सोल्युटली दे शुड डिसोन द कैंडिडेट्स हैविंग द बैकग्राउंड। ये आपने बहुत आज के समय में महाराष्ट्र में वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है, गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, इवन आई थिंक महाराष्ट्र हाई कोर्ट में भी उन्होंने जो है अभी नीलेश ओझा जी, रोहन पेंगरा जो पिटिशनर है, मिठी बोर वाला जो पिटिशनर है, उस पिटिशन में केंद्र सरकार को बनाने के बाद में उन्होंने शायद एफिडेविट कुछ दिया लगता है, उसमें भी उन्होंने वही बात को दोहराया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है सो मोनो स्टेट गवर्नमेंट realize that it has committed the blunder of violating the fundamental right in the name of COVID guidelines. Government of Maharashtra should
withdraw the notification and come with some other mechanism which will not result into violation of fundamental right. In fact, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैंने समझो वैक्सीन लगाई है, okay, because it is my own decision, but I am of the view as a student of constitution, I am of the view that I should not impose my will on anybody else. I should not compel others to take the vaccine simply because I have taken the vaccine. And that is what we are fighting for. Here, question is not of the taking vaccine, question is of the rule of law. Because Constitution gives you the freedom. Constitution gives you liberty. And when somebody is not willing, for whatever reason, then nobody can compel anybody in the name of guidelines. So this is the fight, because if today rule of law is allowed to be breached in this fashion, then tomorrow the government will have the governments will get encouraged more and more, and then future the same thing will be repeated. This kind of things should not go unchecked. That is what we are concerned with as a lawyer and as a persons who are supposed to assist the court in upholding the rule of law in itself in the country. तो वासु जी, आज इसी के साथ में आज का अपना छोटा सा शो है, आपने ज्वाइन किया, समय निकाल कर आपके लिए उसके लिए धन्यवाद। और हम कल या फिर से इसी टॉपिक को दोबारा से या वाइडर से करेंगे। तो मैं डेटा आ रहा है उसके ऊपर मैं नजर रखे हूँ। Then we will have a regular session on this issue, because the petitions are pending, still persistent. तो इसके साथ में हमने यहाँ पे आज का शो जो है समाप्त करते हैं। कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क देना है तो आप दे सकते हो, समय 3 मिनट का बाकी है। ठीक है।